गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर। पर्सा राज्य द्वारा स्थापित जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ। रूस ने करवाया था और रूस उस समय रूस के अधीन था यूनान, तो कभी कभी बुक में रहता है यूनान और तुर्की, लेकिन एक्चुअली वास्तविक रूप से ये तुर्की और रूस के बीच संधि थी, एड्रियानोपुल की संधि 1829। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिख ने कहा था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन। ऐसा शासन जो जनता के हित के अनुकूल न हो, उसको निरंकुश कहा जाता है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को। अगर इसका कोड याद रखना है तो मौसे मसीहा, मौसे मेजनी। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। और नेपोलियन का पतन पूछे तो उसका भी आंसर होगा 1815। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? 1804 में। बहुत सारे गाइड में 1815 होगा, किसी में कुछ, बहुत सारी गलतियां सभी गाइडों में, कोई भी गाइड 100% एक्यूरेट नहीं है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में। मेजनी लाल कुर्ती का संगठन किसने किया था? लाल कुर्ती, याद रखना, लाल कुर्ती तो गैरीबाल्डी। पर्सा और फ्रांस और पर्सा के बीच कब युद्ध हुआ था? 1870 में। ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख की अध्यक्षता में कौन सी संधि तैयार हुई? तो वियना की संधि।
पर्सा का शासक था विलियम प्रथम। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। ये बाकी लुई क्ला, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन ये थे। अगर ये क्वेश्चन को पलट दे यूटोपियन समाजवादी कौन इनमें से है, तो ये तीनों हो जाएंगे और कार्ल मार्क्स नहीं होगा, और नहीं है तो कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय पूरा नाम है इनका। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ये फरवरी 1917 में हुई है पुराने कैलेंडर के हिसाब से। वैसे बोल्शेविक क्रांति का दो तिथि है, एक है मार्च 1917 और दूसरा है अक्टूबर 1917। तो जो अक्टूबर वाली है वो पुरानी कैलेंडर के हिसाब से नवंबर है। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी लंदन में। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया? लेनिन ने। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? दिसंबर 1991 में। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। चेका क्या था? गुप्त पुलिस दस्ता। समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। 1917 ईस्वी से पहले रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये फरवरी की क्रांति। 1917 ईस्वी से पहले क्रांति वही है, पहले उसको फरवरी क्रांति माना जाता था, लेकिन वो कैलेंडर के हिसाब से मार्च में घटित हुआ था, पुराने कैलेंडर के हिसाब से फरवरी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. रॉय ने। निम्नलिखित में किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल को। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है? 13 दिन। फरवरी क्रांति कब हुई? तो ये हुई थी मार्च में, 12 मार्च। अक्टूबर क्रांति किस तिथि को हुई? तो 7 नवंबर को। एकदम याद रखना है। फरवरी क्रांति 12 मार्च, अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को। वास्तविक कैलेंडर के हिसाब से मार्च और अक्टूबर में क्रांतियां हुई हैं, 12 मार्च 7 नवंबर को, लेकिन पुराने कैलेंडर के हिसाब से 1 फरवरी चला जाता है, 1 नवंबर चला जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का द्वारा 8 मार्च को किस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया? किस वर्ष से? 1975 से 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जा रहा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1848। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो 1827 में हुआ था। माँ उपन्यास के लेखक गोर्की। इस पुस्तक का नाम द मदर मिलेगा। द मदर, अगर एग्जाम में द मदर हो तो आंसर यही होगा, गोर्की। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? डूमा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। हिंद चीन में पहुंचने वाले पहले व्यापारी या प्रथम व्यापारी कौन थे? ये पुर्तगाली थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, कोलोन। नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? कंबोडिया। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस
ऑफ वियतनाम किसने लिखी? तो फान वोई चाओ या फान बोई चाओ कहीं लिखा होता है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 फ्रांस और वियतनाम हनोई समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल ने। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1875 में। वियतनाम में टोंकर फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष की गई थी? 1887। फ्रेंच इंडो चाइना। लियांग किचाऊ कौन था? ये चीनी सुधारक था, लियांग किचाऊ। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो ची मिन्ह। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो ची मिन्ह। कंपूचिया का पुराना नाम कंबोडिया। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक तो फान बोई चाओ को नहीं माना जाएगा, हो ची मिन्ह। इन्होंने पुस्तक लिखा था। हिंद चीन किसके अधीन थे? तो ये फ्रांस के अधीन थे। अब पहले कौन पहुंचा था? पुर्तगाली। होआ आंदोलन के नेता फान बोई चाओ। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, राष्ट्रभक्ति का उदय। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने 1913 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन में, दिसंबर 1920। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर के अधिवेशन में। कब मनाया गया पूर्ण स्वराज? 1930 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में डॉक्टर के.बी. हेडगेवार। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली किसान आंदोलन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी या वोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो एओयो हुयुम ने। स्थापना करने वाला होता बनाने वाला, अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करता है। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। 1920 में ताशकंद में M.N. राय ने किस पार्टी का गठन किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कहाँ किया था? ताशकंद में। कब किया था? 1920। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान, जहाँ लाल बहादुर शास्त्री भी गए थे।
किस वर्ष अधिनियम के माध्यम से मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? वर्ष अधिनियम मतलब अंग्रेज कानून बनाते थे, उस साल के हिसाब से भी कानून का नाम रख देते थे, तो इसलिए वर्ष अधिनियम लिखा गया। अधिनियम मतलब कानून। मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व मतलब अलग से उनको निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया कि यहाँ से मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे। तो 1909 में मार्लो मिंटो ने दिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? असहयोग आंदोलन 1920 1 अगस्त। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था किस पर? तो किसानों पर। 3 कट्ठा में नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी होती थी। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो करजन ने किया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से सुने तभी लाभ होगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? तो मोहनदास करमचंद गांधी, या ऑप्शन में महात्मा गांधी भी हो सकता है। साइमन आयोग या साइमन कमीशन भी होगा प्रश्न में। किस वर्ष भारत आया था? 1928 में। कब बना था ये? 27 में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने। बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण ने। अली मुसाल यार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1915 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो पहला प्रयोग चंपारण में किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 में। कई गाइड में 1764 है, वो गलत है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। ये खान में उपयोग होता है, कोयला की खान में। जहरीली गैस से बचने के लिए इस लैंप का प्रयोग किया जाता है। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब की गई थी? कब हुई थी? 1851 में। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कलकत्ता। अब क्वेश्चन हो, कलकत्ता में पहला जूट मिल किस वर्ष स्थापित हुआ? 1970। क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें और उत्तर भी ध्यान से सुनें। ऐसा करने पर बहुत दिनों तक याद रहता है और आगे कंपटीशन में हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो 1814 में ये प्रारंभ हुआ है कोयला उद्योग। जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907। टिस्को अगर पूछे तो टिस्को इसी का नाम है, शॉर्टकट। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना तो 1910। टाटा हाइड्रो मतलब जल विद्युत। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये 1918 में हुआ था। स्त्री और पुरुष को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था 1918 इंग्लैंड में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब बना था? तो ये बना था 1858 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1858 नहीं होगा, ये होगा 1881। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। AITUC, यहाँ पे C होना चाहिए। AITUC, ये लास्ट में G लिखा हुआ है, ये गलत है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, कहाँ से शुरू होता है? तो चीन से। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1948 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1962। 1962 में एक चीज़ और याद रखना, भारत चीन युद्ध। और न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1948, स्वतंत्रता के 1 साल बाद।
इस तरह से रिलेट करके याद रखें तो ज़्यादा याद रहेगा और गलती होने का संभावना नहीं रहेगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो वाष्प इंजन। अगर पूछे रेलवे वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन। सामंती व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? आधुनिक व्यक्ति के लिए प्रभाव क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति का। अस्थायी कृषि होने लगी तो संपत्ति ज़्यादा हुआ, व्यापार बढ़ा। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। उद्यमी प्रवृत्ति मतलब बिजनेस माइंड और प्रतियोगिता, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकरण के किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिकरण के किस स्वरूप ने, यहाँ पर होना चाहिए ने, किस स्वरूप ने अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित किया? तो शहरीकरण ने। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया था? तो 40 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी 1870 में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का। पूंजीपति वर्ग मतलब जो बिजनेस खोले हुए थे, उद्योग खोले हुए थे, उन्होंने श्रमिकों का, मजदूरों का शोषण किया। जितना मजदूरी बनना चाहिए उतना नहीं दिया और समय से ज़्यादा ड्यूटी लिया, 16 घंटे 18 घंटे, इसको बोलते हैं शोषण। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 1786 में। विशाल स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। पाटलिपुत्र किसे शासनकाल में मगध की राजधानी बना था? यहाँ पर होना चाहिए किसके? उदयन ने। उदयन के शासनकाल में राजगिरी से राजधानी पटना लाई गई थी। उदयन किस वंश का साम्राज्य था? तो मौर्य वंश का। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना, तो ये राजगिरी, अभी मैंने बताया राजगिरी राजधानी थी। उदयन ने उसको पाटलिपुत्र लाया था, आधुनिक पटना। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929। कब तक चला था? 33 तक। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया। बहुत से गाइड में आपको दिलमुन मिलेगा, ये गलत है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में पहले औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद वाणिज्यिक क्रांति हुई। गिरिमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? यहाँ पे ये गलत हुआ, से होना चाहिए। तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। कहाँ? इंग्लैंड। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो ये 18वीं शताब्दी होगा इसका करेक्ट उत्तर।
18वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1901 से लेकर 1999 तक हम बोलेंगे, नहीं 18वीं शताब्दी मतलब 1899 से लेके 1900 से लेके 1999 तक चलेगा 18वीं शताब्दी। तो विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण तो फासीवाद और नाजीवाद। फासीवाद जर्मनी में, नाजीवाद ऑस्ट्रिया में, इटली नहीं, नाजीवाद जर्मनी में और फासीवाद इटली में। हिटलर और मुसोलिनी ने, फासीवाद फासिस्ट था मुसोलिनी और नाजीवादी था हिटलर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, तो 1990 के दशक से, मतलब 1990 से लेके सन 2000 के बीच में हम बोलेंगे 1990 का दशक, 10 साल का समय। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ का। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो कोलंबस ने लगाया था। आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आयरलैंड में हुआ था आलू अकाल। आलू कोलंबस लेके कहाँ से आया था? अमेरिका से। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1995 में हुई थी। इससे पहले गैट था, गैट के स्थान पर WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? दक्षेस को इंग्लिश में लिखा होगा SAARC, सार्क, 1985। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? तो चीन को भेजती थी। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? जॉन विलियम्स ने पहली बार इस शब्द का उपयोग किया था इसने। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो पंजाब में बनाई गई थी। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली और बिहारी। तो बंगाली का महात्मा गांधी ने संपादन किया था। और इनका एक और पत्र था हरिजन। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? द अमृत बाजार पत्रिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंपटीशन में पूछता है। 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पोलो ने पहुंचाया था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। किस देश की सिविल सेवा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? ने किस परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों मतलब छपी हुई पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो चीन की प्रतियोगिता परीक्षा ने। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है। कोयला को बार बार उपयोग नहीं कर सकते, एक बार में खत्म हो जाता है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं और उसकी पूर्ति हमेशा होती रहती है। तटरेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर तक।
ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन केंद्रित था किस पर? सतत विकास संकल्पना पर यह केंद्रित था। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने ऐसा कहा था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुद्रण मतलब छपाई खाना, छपने की प्रक्रिया, ये हुआ था चीन में। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को किसने पहुंचाया था? कैक्सटन ने। भारत का पहला छापाखाना किन लोगों ने लाया? तो पुर्तगालियों ने लाया था भारत में छापाखाना। अब भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली ही आए थे, गोवा केरल के तट पर। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तिलक ने का मतलब हुआ बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, ये पत्र था, समाचार पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया? केसरी, तो मराठी में किया था इसने। इसका एक और पत्र था द मराठा, तो वो इंग्लिश में था, अंग्रेजी भाषा में। वो भी पूछता है क्वेश्चन, दोनों को याद रखना है। मराठा नाम होगा तो अंग्रेजी, और केसरी होगा तो मराठी भाषा, महाराष्ट्र की भाषा है। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। बहुत से गाइड में गलत दिया हुआ है, कहीं फिरोज शाह मेहता, कहीं कुछ, तो गलत है सब। हरिजन का संपादक महात्मा गांधी, बिल्कुल याद रखना। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, तो ये बंगाल गजट था। भारत का पहला समाचार पत्र अगर पूछे तो यही उत्तर होगा। भारतीय प्रेस की शुरुआत विलियम वोल्टास द्वारा कब किया गया? तो 1740 अनुमानित उत्तर है ये। इसका भी उत्तर कई किताबों में कई मिलता है, 1730 कहीं 31, तो 1740 याद रखिए, विलियम वोल्टास द्वारा किया गया। भारत में प्रेस की शुरुआत विलियम वोल्टास द्वारा 1740। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? तो 19.2 किलोमीटर तक क्या होता है? राष्ट्रीय संपदा। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा मतलब जो समुद्र में पानी की लहर बहुत ऊपर उठती है, तो उससे भी ऊर्जा का निर्माण किया जाता है टरबाइन चलाकर, तो वो बार बार उस ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम होगा नवीकरणीय। मानवकृत भी हो सकता है, ये विवादित क्वेश्चन हो गया, लेकिन नवीकरणीय में लगाना है निशान। ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय है। और उत्तर में ऑप्शन में ये भी होगा गैर परंपरागत, तो गैर परंपरागत भी होगा ये। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? सीमित मतलब बिल्कुल लिमिटेड है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो कोयला का, मिट्टी का, सौर शक्ति का, हवा का, तो ये सब तो जल्दी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। कोयला। संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? सबसे कीमती संसाधन यहाँ के हिसाब से खनिज, क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन सी जगह पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? 1997 में, तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील की राजधानी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 172 या 78। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 178 ने। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो 5। स्वामित्व के आधार पर संसाधन में कुल कितने प्रकार होते हैं? 4। पर्यावरण संरक्षण प्रथम हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहला सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में 1972 में।
इस तरह से याद रखना। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो 4 स्तर होते हैं, 5 नहीं होगा, 4 स्तर। संसाधन नियोजन के 4 स्तर होते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के अनियोजित दोहन से। कोई प्लानिंग नहीं, बिना प्लानिंग के संसाधन का इस्तेमाल करना। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधन के संरक्षण की वकालत की थी? क्लब ऑफ रोम ने संसाधन का संरक्षण मतलब संसाधन को बचाना, कम उपयोग करना, ऐसा करना जो लाभकारी हो, हानिकारक कम हो, तो ऐसा हुआ था 1968 में। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नामक पुस्तक, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल ये किताब का नाम है, नामक पुस्तक जिसमें गांधी जी के विचार प्रकाशित हैं, के लेखक कौन है? शुमशेर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, कारण तो सभी सही है, मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। निम्नीकरण मतलब भूमि जो है उत्पादन की क्षमता खो देती है और भूमि का क्षरण होने लगता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि मतलब सीढ़ी नुमा कृषि इसका दूसरा नाम है। ये पहाड़ी प्रदेशों में होगा, तो उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है, तो उत्तराखंड होगा इसका। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मतलब रेगिस्तानी मृदा, तो एक ही है भारत में, राजस्थान। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एंड्रीन। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर, इसका और भी नाम हो सकता है कपासी मृदा। इनमें काली मृदा का क्षेत्र कौन है? तो महाराष्ट्र है, यहाँ ज़्यादा कपास की खेती होती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जलोढ़ पर्वतीय, तो काली होगा। खादर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी को, नए जलोढ़ मिट्टी जो को कहा जाता है खादर, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर। याद रखना है, ये दोनों क्वेश्चन हो सकता है। और जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये धान की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? नदी घाटियों में नदी द्वारा बहाकर लाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, बस इसका ऑप्शन यही होगा। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान, भारतीय कृषि का 22%, 35%, 15%, 40%। तो ये क्वेश्चन डायनेमिक है, ये बदलता रहता हर साल। तो प्रश्न जिस अगर बहुत पुराना होगा तो इसका उत्तर तो 22% हो जाएगा। अगर हाल फिलहाल में प्रश्न पूछा गया तो 15 होगा, कभी 19, कभी 17, कभी 18 रहता है। तो देखिएगा किस वर्ष ये पूछ रहा। अभी पूछे तो अभी चल रहा 19, अभी वर्तमान में 20-21 में 19% है कृषि का जीडीपी में योगदान या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी हो जाएगा यहाँ पर। कभी जीडीपी पूछता है तो 15 या 22 इसमें होगा, याद रखना है। आप पूछे तो 19 के निकट जो भी ऑप्शन में होगा वो लगाना है, 19 को मान के चलना। अभी भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत कितना है? कितने प्रतिशत क्षेत्र में भारत में पर्वत है, पहाड़ है? तो इसका उत्तर होगा 30%। किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला हुआ है? लौह ऑक्साइड काली में, लाल में, लेटराइट में, जलोढ़ में, तो लेटराइट में बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। बहुत से किताबों में, बहुत से गाइड में, किताब तो नहीं कहेंगे, किताब तो एक ही एनसीईआरटी है, तो गाइड में बहुत सारे में गलती है। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, वृहद क्षेत्र मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में पानी है, तो उसके कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह, पानी की उपस्थिति के कारण। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.5% महासागर में ही, समुद्र में पानी मिलता है। बाकी जल जो है तालाब हुआ, नदी हुआ। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित नेहरू। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। और पेड़ पौधे पूछे तो उसमें 70 से 99, अब प्राणी पूछे तो 65। अब 65 से 70 रहे तो वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा।
बिहार में अति जल दोहन होना चाहिए। यहाँ पर अति लिखा हुआ, अति अति माने ज़्यादा, अति माने अधिक। अति जल दोहन माने बहुत पानी बहाना, बहुत पानी का उपयोग करना फालतू में। अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? संकेंद्रण मतलब एक जगह इकट्ठा होना, विकेंद्रण मतलब जगह जगह फैल जाना, जगह जगह केंद्र बना लेना। संकेंद्रण हो रहा है तो इसका आर्सेनिक का हो रहा है। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना सोन नदी, रिहंद नदी, दामोदर। ये बिहार में सोन नदी है तो ये सोन नदी ऑप्शन होगा। दामोदर झारखंड और बंगाल में है। भाखड़ा नांगल जो है ये आपको पंजाब में है तो ये भी नहीं होगा। रिहंद उत्तर प्रदेश में है। रिहंद याद रखना उत्तर प्रदेश, भाखड़ा पंजाब और दामोदर बंगाल और झारखंड में है ये परियोजना। सोन नदी घाटी बिहार में। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया? राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1956, 1986, 1991 या 1976? क्या होगा इसका ऑप्शन? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986। 1986 में एक और चीज़ हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण कानून। अब 1986 में जो महत्वपूर्ण घटनाएं आपने पढ़ा सिलेबस में, उस सबको घुमा फिरा के यहीं डाला 1986। इस तरह से याद रहेगा, भूलना कठिन हो जाएगा। इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? कौन सी परियोजना है जिसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण? से परियोजना का उद्देश्य होता है मुख्यतः बिजली उत्पादन करना, लेकिन बाढ़ नियंत्रण परियोजना जो भारत में है और बिहार में वो कोसी परियोजना है। इसका उद्देश्य था बाढ़ पर नियंत्रण करना। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी नहर खींच के राजस्थान को पानी दिया गया था। नागार्जुन सागर साउथ इंडिया में है। दक्षिण भारत में भाखड़ा नांगल पंजाब और चंबल परियोजना ये मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा के महानदी पर विकसित परियोजना कौन सी है? तो हीराकुंड है। आज़ाद भारत की सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है? आज़ाद भारत की सबसे पहले तो दामोदर घाटी है। स्वतंत्र भारत में सबसे पहली परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, उसके बाद बहुत सारी परियोजना बनी है। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? तो कृषि एवं सिंचाई के लिए सबसे अधिक जल का उपयोग होता है। पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है? केवल 2.5% स्वच्छ पेयजल है पीने के योग्य। भारत में 2005 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 2005 में और भारत में कितना प्रतिशत पर है? 25 नहीं होगा, 19.27, 20 या 20.6, तो 19.27%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7। इसको तो याद रखना। 7 के आसपास अगर 8 हो तो 8 भी सही होगा, 7 नहीं ऑप्शन में होगा तो 8 लगाना है। 6.99 होगा वो भी सही होगा। तो ये भी बदलता रहता है, 2005 है, 2006 में कुछ और होगा। वर्तमान में बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, 7 होगा, लेकिन किसी गाइड में यही 2 क्वेश्चन एक जगह है, दोनों का उत्तर अलग अलग। इतना लापरवाही से किताब छपाई करते हैं। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में वन घनत्व सर्वाधिक है? वन घनत्व का मतलब हुआ कम जमीन में ज़्यादा जंगल। 10 एकड़ में 1 एकड़ जंगल है और किसी राज्य में 10 एकड़ में 5 एकड़ में जंगल है तो घनत्व का 5 एकड़ वाला हो जाएगा ज़्यादा। तो मध्य प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा जंगल हो, वन हो तो मध्य प्रदेश, और घनत्व सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में। अब प्रतिशत हो तो वो अलग है, उसका राज्य मिजोरम में है सबसे अधिक प्रतिशत। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वनों को 3 वर्गों में, संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया।
संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। FAO की वानिकी रिपोर्ट अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर में भूमि वन का विस्तार था? कितने हेक्टेयर में FAO के अनुसार विश्व में? तो 4 अरब हेक्टेयर में था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 1968 में तो वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था? 68 में। तीनों घटनाओं को याद रखना है, तीनों को जोड़ के। टेक्सोल का उपयोग ये होता है कैंसर में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मयूर, तो सबको पता होगा। चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था चरक का संबंध। चरक महान विख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर थे, ये वैद्य जिसको बोलते हैं हिंदी में। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल। बहुत सारे गाइड में मिलेगा डॉल्फिन, गलत है, नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं। कहीं वेल भी मिल सकता है, बिल्कुल कछुआ मिल सकता है। आपको घड़ियाल याद रखना है जो केवल भारत में पाया जाता है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार, मैंग्रोव एक जंगल का नाम है, तो किस भाग में? अंडमान निकोबार में नहीं है, सुंदरवन में है। हुगली रहे तो हुगली भी सही हो जाएगा, सुंदरवन के बगल में ही है। हुगली बंगाल का भाग है। भारत में 2001 में कुल कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव था? अब 2001 पूछ रहा है, अभी पूछा था कोई और साल। 2001 में 19.27। किस पेड़ की छाल को से कॉर्क बनाया जाता है? तो ओक की छाल से कॉर्क बनाया जाता है। चंदन के वन निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कर्नाटक में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ। देश में जैव आरक्षण क्षेत्र, जीवों को बचाने के लिए क्षेत्र को रिजर्व किया जाता है। वहाँ पर शिकार और जंगली कटाई मना किया जाता है। तो कितना है? 21। किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? तो सागवान की लकड़ी बहुत कड़ी होती है। सदाबहार वन किस प्रक्षेत्र में पाया जाता है? उत्तर पूर्व में, दक्षिण मध्य में, उत्तर पश्चिम में या दक्षिण पूर्व में? सदाबहार वन, इसकी पत्तियां नहीं गिरती हैं। सदाबहार वन जो उत्तर पूर्व में नहीं होगा, दक्षिण मध्य नहीं होगा, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व के राज्यों में, हाँ, उत्तर पश्चिम में भी नहीं है, उत्तर पूर्व के राज्यों में सदाबहार वन पाया जाता है। उत्तर पूर्व में तो नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, कोहिमा, मिजोरम, इन सभी में जो जंगल है वो सदाबहार होते हैं, उन्हें पेड़ के पत्ते गिरते नहीं हैं। उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्या होता है? पतझड़ वन, जंगल के पौधे जो है, जंगल के पेड़ जो है वो गिरा देते हैं पत्ते अपना, साल में एक बार अवश्य। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व भारत में ऐसा नहीं होता, तो वैसे जंगल को सदाबहार कहा जाता है। जो पेड़ अपना पत्ता गिरा देते हैं साल में एक बार, तो उनको कहा जाता है पतझड़ वन। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है जिसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है? मैंगनीज, अबरक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। चूना पत्थर नहीं होगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी अधात्विक है। अलौह है, ये भी नहीं होगा। मैंगनीज है। अबरक भी अधात्विक है। ये तीनों क्या? अधात्विक। लोहे की मात्रा कम होगी या तो होगी नहीं। इसमें से किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? उद्योग को जन्म देने वाला तो लोहा। बिना लोहा उद्योग के दूसरा उद्योग नहीं चल पाएगा। जैसे ऑटोमोबाइल, गाड़ी, पहले लोहा से सामान बनेगा, उसका पार्ट पुर्जा, तभी उसका मैन्युफैक्चर जहाँ होगा वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो कार उद्योग क्या है? निर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है। वो जब तक लोहा उद्योग नहीं होगा तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो बन नहीं पाएगा। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक, देखिए ध्यान समझना है। अधात्विक वे खनिज हैं जिसमें धात्विक गुण बिल्कुल नहीं के बराबर पाया जाता है।
या तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। सोना धातु है, टिन क्या है, धातु है, तांबा क्या है, धातु है, तो अभ्रक होगा, और धातु है तो अधात्विक खनिज क्या हो जाएगा, अभ्रक। धात्विक खनिज सोना, टिन और तांबा, ये धात्विक खनिज है। कौन लौह अयस्क का एक उदाहरण है, लोहा का अयस्क, हेमाटाइट, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, लोहा का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। गोवा नहीं होगा, झारखंड नहीं होगा लोहा का, उड़ीसा भी नहीं होगा, कर्नाटक। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, द्वितीय। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है, 10 केजी का। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मैंगनीज का। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, 125 करोड़। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, बिहार झारखंड को मिलाकर कितना होता है, इसका उत्तर बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, 70%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, और धात्विक खनिज है, बहुत से किताबों में भी मिलेगा धात्विक खनिज, नेट पे इसका उत्तर गलत है, लेकिन एनसीईआरटी में गहराई से पढ़ने पर पता चलता है, और धात्विक खनिज है, पाइराइट्स। झारखंड राज्य का कोडरमा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कोडरमा, अभ्रक के लिए। कोलार की खानें किस खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए, कर्नाटक में है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है, टंगस्टन का। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम में है विशाल भंडार। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तारापुर, और एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र भी है तारापुर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, जिसको बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो कोयला। बाकी जल, सौर, पवन, इसका बार बार उपयोग कर सकते हैं, इसकी पूर्ति पुनः होती रहती है। प्राथमिक ऊर्जा उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, मतलब जिससे डायरेक्ट हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, तो कोयला से कर सकते हैं, पेट्रोल से कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस से कर सकते हैं। लेकिन विद्युत से क्या आता है, प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत इसलिए नहीं है कि विद्युत को बनाया जाता है किससे, कोयला से, और भी दूसरे वस्तुओं से मिलाकर, तो ये द्वितीयक हो जाएगा। कोयला डायरेक्ट हम जला के उपयोग कर लेते हैं, पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं, गैस से डायरेक्ट जलाकर खाना बना लेते हैं, तो ये प्राथमिक हुआ। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, अब देखिए गैर पारंपरिक में जो प्राकृतिक स्रोत है वही आएगा, तो कोयला नहीं होगा, विद्युत नहीं होगा, पेट्रोलियम नहीं होगा, सौर ऊर्जा होगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ 20 हजार 20 लाख, तो 20 करोड़ वर्ष पहले। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य, अब झारखंड आएगा इसका। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, एंथ्रासाइट, याद रखना है। कोयले के 4 प्रकार हैं, चारों प्रकार का नाम यहाँ दिया हुआ है। प्रथम है कोई एंथ्रासाइट, बिटुमिनस दूसरा है, तीसरा है लिग्नाइट, और सबसे घटिया है पीट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तेल शोधक कारखाना के लिए नहीं, खनिज तेल हेतु। तेल शोधक के लिए बरौनी फेमस है, कोयले के निर्यात हेतु झारखंड, और परमाणु शक्ति के लिए तारापुर है, और भी परमाणु केंद्र है भारत में।
भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित था? प्रथम तो डिगबोई में लगाया गया था, असम में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम। जहाँ पेट्रोलियम मिलेगा वहाँ प्राकृतिक गैस की संभावना बढ़ जाती है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल तो ये सतलज नदी, व्यास नदी, झेलम नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा तो नहीं होगा, सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, दक्षिण भारत की तो हीराकुंड भी नहीं होगा, शरावती, चंबल नहीं होगा, चंबल मध्य प्रदेश में है। तुंगभद्रा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना। इनमें से कौन ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ताप विद्युत केंद्र मतलब जहाँ कोयले से बिजली बनती है। गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। उदाहरण है तो बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह मतलब घर तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? सौर ऊर्जा किस राज्य में? तो ये राजस्थान में है। रेगिस्तानी इलाका है, जंगल है नहीं, डायरेक्ट सनलाइट मिलेगा वहाँ से, तो ये राजस्थान इसका उत्तर होगा। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ज्वारीय ऊर्जा मतलब समुद्र के पानी से ऊर्जा उत्पन्न करना, तो ये समुद्र तट वाला प्रदेश होगा, खंभाती खाड़ी। नेवेली कोयला क्षेत्र में किस किस्म का कोयला मिलता है? नेवेली में तो नेवेली में घटिया कोयला मिलता है, निगलाइट। निम्नलिखित में से कौन पवन ऊर्जा से संबंधित है? कहलगांव, पंचेत, मणिकरण, लांबा। ये गुजरात में है पवन ऊर्जा। जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ जो पवन चलती है समुद्र की ओर से, तो वहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है, तो पवन ऊर्जा होगा लांबा, गुजरात में। पेट्रोलियम किन चट्टानों से मिलता है? पेट्रोलियम तो ये परतदार चट्टानों से। अगर ऑप्शन में हो अवसादी तो वो भी सही होगा। अवसादी परतदार का दूसरा नाम है, और रूपांतरित और कायांतरित एक ही चट्टान का नाम है। ये दो अलग अलग नहीं है। आग्नेय ये अलग है, ये सबसे ऊपरी चट्टान है, ये लवा के पिघलने से बनता है। काला हीरा के रूप में प्रसिद्ध है। काला हीरा तो कोयला को बोलते हैं काला हीरा। भारत में बिजली की सर्वाधिक खपत किस कार्य क्षेत्र में है? बिजली खपत तो ये उद्योग में है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल ध्यान देना है। रबी फसल किसको बोलते हैं? जो फसल तैयार होता है गर्मी के महीने में, याद रखना है इसका कोड। गर्मी के महीने में जो भी फसल तैयार होकर घर आता हो, मार्च से लेके अप्रैल तक, मई तक, तो वो रबी होता है। इसमें चना है, बाकी कपास नहीं है, मोटे अनाज नहीं है, ये बरसात में तैयार होता है। चावल ठंड के महीना में तैयार होता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं? सुनहरा रेशा जूट को बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। कौन सा फसल उजला सोना कहलाता है? ये कपास, उजला सोना। दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑपरेशन फ्लड 2 दुग्ध उत्पादन से संबंधित है 1981। कौन सा फसल के उत्पादन के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? ढालू भूमि मतलब जहाँ पे पानी बह सके, ढलान वाली भूमि। ये कहवा होगा या चाय होगा? चाय या कॉफ़ी। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? ऑपरेशन फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़, लेकिन ये किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, डेयरी के विकास से, ये दूध उत्पादन। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? ज्वार एक फसल का नाम है, जवार। गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में ज्वार और बाजरा। ज्वार की फसल महाराष्ट्र में ज़्यादा होती है। इनमें से कौन सा राज्य गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है, नहीं पर ध्यान देना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तीनों राज्य हैं। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा नहीं होता। इनमें से कौन सा राज्य भारत का जूट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ये पश्चिम बंगाल है। हार्वेस्टर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? हार्वेस्टर फसल कटाई की मशीन होती है कृषि कार्य में। एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिक फसल उत्पादन में वृद्धि करना क्या कहलाता? उगाकर
उत्पादन में वृद्धि करना क्या कहलाता है? शस्य गहनता कृषि, गहन कृषि, इंटेंसिव। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को क्या कहते हैं? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले में तो शुष्क कृषि, 75 से ज़्यादा होगा तो आर्द्र भूमि होगा। 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को क्या कहते हैं? अभी मैंने बता दिया है, आर्द्र। कम होगा तो शुष्क, ज़्यादा होगा तो आर्द्र, भीगा हुआ। निम्नलिखित में से खरीफ फसल का उदाहरण है? खरीफ, रबी बता दिया था, गर्मी महीना में घर आएगा तैयार होके, और खरीफ जो है वो 11 महीना में घर आएगा। तो 11 महीना में क्या घर आता है? चावल। बाकी मटर, सरसों और गेहूँ, ध्यान देना, ये तीनों जो है गर्मी के महीना में तैयार होकर घर आता है। तो जो 11 में आएगा वो खरीफ होगा, जो गर्मी में आएगा वो हो जाएगा रबी। और जिसका उपयोग हम गर्मी में खाने में करते हैं वो होता है जायद, जैसे खीरा, तरबूज, ये जायद फसल है। गर्मा धान होता है एक, वो जायद फसल का उदाहरण है। 3 मुख्य फसलें हैं बिहार में। चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? तो चावल की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश है, उसके बाद पंजाब। रोपण कृषि का उदाहरण है, मतलब जिसको रोपते हैं। चाय है रोपण कृषि का उदाहरण, गेहूं नहीं है, अरहर नहीं है, मटर नहीं है। अब अरेबिका और रोबस्टा, एक और होती है किस्म इसकी, कॉफ़ी की किस्म है कहवा। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो गेहूं पर पड़ा था हरित क्रांति का। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। रेशम कीड़ा का पालना सेरीकल्चर कहलाता है। कीटों का पालना पिसीकल्चर होता है। आपको याद रखना है, सेरीकल्चर, रेशम कीड़ा पालन। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। लोहे का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में। चंदन लकड़ी कहाँ मिलती है? कर्नाटक में। सोना कर्नाटक में। 4 चीज़ याद रखना। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? उद्योग लगाने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है? तो ऊर्जा जरूरी है, बिजली, पूंजी, बिना पैसा का तो होगा नहीं। और उद्योग जो बनेगा, फैक्ट्री में माल, वो कहाँ जाएगा? बाजार में। तो जनसंख्या नहीं है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? सबसे पहला लौह इस्पात कंपनी टाटा लोहा इस्पात है, भारतीय लौह इस्पात कंपनी इसको है, बोकारो स्टील है, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात है। ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों बाद में बने हैं। अब देखिए दोनों में विवाद है, इसमें और इसमें। सबसे पहले कौन हुआ? ये भारतीय स्टील प्राधिकरण, और ये टाटा स्टील, ये हुआ था 1907 में इसकी स्थापना। इसकी स्थापना हो रही है 1918 में, लेकिन इसके अधीन एक फैक्ट्री चली थी 1907 से पहले। 1800 कुछ ईस्वी में भारतीय लौह इस्पात कंपनी नहीं थी, भारत सरकार ने उसको बनवाया था। उसमें अंग्रेजों की सरकार थी, वो 1800 कुछ ईस्वी में बनाया था। तो अभी जो 1907 के हिसाब से ये सही होगा, टाटा। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पत्तन है। पत्तन मतलब समुद्र का किनारा। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के लिए निकट स्थित है, ठीक है। मुंबई में महाराष्ट्र में कपास की खेती बहुत होती है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, बिल्कुल व्यापारिक केंद्र था, तो पूंजी भी बहुत था मुंबई में, बड़े बड़े व्यापारी थे, पूंजीपति वहाँ थे। तो उपयुक्त सभी कारण हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सूती वस्त्र कपास पर है, तो कपास कहाँ से आया? कृषि से। चीनी मिल, चीनी गन्ना से बनता है, गन्ना कहाँ से आया? कृषि से। जूट उद्योग, मतलब जूट का झोला बनता था, बोरा बनता था। तो जूट बनता है सन से, और सन होता है कृषि से आएगा। तो सीमेंट। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कोलकाता, हावड़ा। इसका उत्तर एनसीईआरटी बुक में भी नहीं मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक मतलब सरकारी। जेके सीमेंट, बोकारो स्टील अंतर्गत आता है। टाटा लोहा इस्पात ये सार्वजनिक नहीं है, ये प्राइवेट है। जेके सीमेंट ये भी प्राइवेट कंपनी थी। बोकारो स्टील, रेमंड व कृत्रिम वस्तु उद्योग ये भी प्राइवेट है। तो बच गया सरकारी कौन? बोकारो स्टील, सार्वजनिक। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? मतलब कंज्यूमर उद्योग, ऐसी वस्तु जिसको लोग अपना खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। तो पेट्रो रसायन,
नहीं होगा उपभोक्ता। लोहा इस्पात उपभोक्ता नहीं होगा, इसको इस्तेमाल करेंगे। खाने पीने की वस्तुएं तो चीनी उद्योग उपभोक्ता में आती है। चित्ररंजन लोकोमोटिव ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, चीनी उद्योग होगा। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग तो खिलौना, जिसमें कम पूंजी लगती है। बाकी तीनों बड़े पैमाने के उद्योग हैं। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? इंपॉर्टेंट, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, बहुत से लोग मारे गए थे। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए विश्व विख्यात है? तो लोहा इस्पात उद्योग के लिए जमशेदपुर। टाटानगर भी इसको कहा जाता है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? फिर रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा तो ये बंगाल में है। पारादीप पत्तन किस राज्य में है? उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा उद्योग? बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1907, बता चुके हैं। बिहार के किस स्थान पर इंडियन ऑयल रिफाइनरी अवस्थित है? बिहार में इंडियन ऑयल तेल शोधन कारखाना बरौनी। निम्नलिखित में इस्पात केंद्र समूह के निकट अवस्थित है? इस्पात केंद्र किसके निकट है? भद्रावती में है, भिलाई में है, राउरकेला में है, बोकारो में है। निम्नलिखित में कौन इस्पात केंद्र समुद्र, बहुत देखिए समुद्र के निकट है? बोकारो नहीं होगा, राउरकेला नहीं होगा, भिलाई नहीं होगा, भद्रावती। भिलाई मध्य प्रदेश में है, ये समुद्र के पास नहीं है। राउरकेला, राउरकेला कहाँ? ये भी मध्य प्रदेश। तो बच गया भद्रावती, कर्नाटक, ये है समुद्र के निकट। निम्नलिखित में से कौन लघु उद्योग का उदाहरण है? लघु उद्योग, छोटा उद्योग। आभूषण, सार्वजनिक उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो यहाँ आभूषण होगा छोटा उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कौन सा उद्योग है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, बोकारो। ये लिज्जत पापड़ नहीं होगा, रेमंड नहीं होगा, ये सब प्राइवेट है। गोदरेज भी प्राइवेट कंपनी है। सलेम किस राज्य में अवस्थित है? सलेम तो तमिलनाडु में है। औद्योगिक केंद्र है बहुत बड़ा लोहा इस्पात का। कहाँ अवस्थित रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना है? तो ये जमालपुर, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना रेलवे का है जमालपुर में। जमालपुर कहाँ है? बिहार में। पश्मीना ऊन किस जानवर से के रोए से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना ये बकरी से, लेकिन बकरी ऑप्शन में नहीं है, तो बकरी की नस्ल है भेड़, दोनों मिलती जुलती नस्ल है। ये पश्मीना ऊन भेड़ याद रखना है। एक और है इस तरह का क्वेश्चन होता है, उसका उत्तर होगा खरगोश। पश्मीना याद रखना बकरी का, बाकी दूसरा पूछे तो खरगोश का उत्तर, उसका उत्तर होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सड़क की कुल लंबाई, तो देखिए कच्ची और पक्की, कच्ची थी इतनी या पक्की थी इतनी, या दोनों को जोड़ के कुछ और हो रहा है, लेकिन उत्तर होगा ये 3.88। कुल सड़क, तो ये पक्की पूछे तो 1.46, कच्ची पूछे तो 2.42, कुल सड़क पूछे तो 3.88, बाकी भटकना नहीं है। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़क महाराष्ट्र है प्रथम में, जब सबसे ज़्यादा पक्का रोड वहाँ है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005 में। इंडियन एयरलाइंस का नाम इंडियन, लंबा नाम को छोटा कर दिया गया 2005 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग मतलब जो देश में ही चले, देश से बाहर नहीं जाए। जलमार्ग मतलब पानी के द्वारा, इसका उत्तर हो जाएगा 1986। किसी बुक में आपको मिलेगा 88 भी, लेकिन गलत। 1986 में राष्ट्रीय जल मार्ग अंतर्देशीय प्राधिकरण का गठन हुआ। इन्नौर पत्तन किस राज्य में है? इन्नौर गुजरात में, गोवा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। इन्नौर पत्तन किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई? विवादित क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होना चाहिए 1882 जनवरी, 28 जनवरी 1882 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जो कोई चीज़ स्थापित होता है, उद्घाटन होता है, उससे पहले उसकी शुरुआत हो जाती है, उस पर काम होता है बहुत दिन तक। तो यहाँ 1881 में ही
उसका स्टेशन बनना शुरू हो गया होगा, इसलिए ऑप्शन में 1881 है, तो ये सही होगा। वैसे 1882 अगर 81 नहीं हो तो याद रखना 1882 में टेलीफोन सेवाएं भारत में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय सड़क किस नाम से जानी जाती है? तो NH2। दिल्ली से कोलकाता सड़क का नाम है NH2। निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, राष्ट्रीयकरण। तो ये राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, बाकी ये तीनों है। भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या 16 है, लेकिन अभी चल रही है 17। क्वेश्चन पुराना है, 17 होगा। पुराने हिसाब से 16 सही था जब क्वेश्चन पूछा गया था। अब पूछे अगर ऑप्शन में 17 हो तो 17 लगाना है रेल मंडल की कुल संख्या में। भारत का कौन सा सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 और 2 पर स्थित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर शहर होना चाहिए, सड़क छाप दिया है शहर, तो लखनऊ नहीं है। बाकी तीनों शहर NH1 और 2 पे स्थित है, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद है, लखनऊ नहीं है, लखनऊ बगल में है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने एकदम मार देना। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को, यहाँ पर को होना चाहिए, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क, तो इसका उत्तर होना चाहिए 4, लेकिन यहाँ 5 है, 4 होना चाहिए। 4 कहीं भी नहीं है तो 5। 5वीं सड़क सीमांत रोड है जो बॉर्डर में बनती है, वो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसमें जबरदस्ती प्रश्न छापने वाला ने शामिल कर दिया। याद रखना है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत 4 तरह के रोड थे और 5वां रोड उससे अलग था, सीमांत रोड जो बॉर्डर में बनाया जाता है, उसको भी इसने शामिल कर दिया, तो 5 इसमें सही होगा, लेकिन 4 याद रखना है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत 4 प्रकार के रोड थे। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किस स्थानों के बीच है? राष्ट्रीय जल मार्ग, NH नहीं, जल मार्ग, पानी में चलने वाला रास्ता। जलयान चलेगा उसमें, ब्रह्मपुत्र, सदिया, धुबरी ये नहीं होगा, पश्चिमी तट नहर नहीं होगा, गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 में ये आता है गंगा, हल्दिया। गंगा नदी से होकर चलती है इलाहाबाद से हल्दिया तक। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, परिवर्तित होकर कौन सा मार्ग कहलाता है? उसका नाम बदल दिया गया है, तो 7 अब हो गया है 44। NH7 का नाम हो गया NH44। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग संबंधित नगर है? लखनऊ, पटना, दिल्ली, रांची। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है यूरोप बनाया गया है, भारत के महानगरों को जोड़ा गया, 4 महानगरों को, तो उसमें दिल्ली शामिल है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 महानगरों को आपस में जोड़ा गया है। जब रोड खींचेंगे तो इस टाइप में जाएगा, दिल्ली, यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे चेन्नई है और मुंबई। ये इसको दिल्ली मानी थी, दिल्ली से मुंबई, ये कोलकाता हो गया, ये चेन्नई हो गया, इस तरह से जोड़ा गया है, इसको स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया गया। तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई याद रखना है, बाकी शहर नहीं होगा, इसमें दिल्ली ऑप्शन में है। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत, रेल कब चली थी? 1853 में। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय पूर्व मध्य हाजीपुर में है। संसार की सबसे ऊंची सड़क, देखिए विवादित क्वेश्चन यहाँ भी है, लद्दाख से पामीर तक नहीं होगा, कश्मीर से लद्दाख तक नहीं होगा, ये हिमाचल प्रदेश से जाता है, मनाली से जाता है या शिमला से जाता है, इसको बुक ने क्लियर नहीं किया है और नहीं गूगल ने क्लियर किया है इसको, बस रोड का नाम है। तो अभी तत्काल मनाली से लेह तक याद रखिए, सबसे सही, अधिक सही हमको यही लग रहा। भारत में सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? बंगाल गजट, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। भारत में पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर तक चली थी? 34 किलोमीटर। पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने 34 किलोमीटर, 1853। 3 चीज़ याद रखना है। कांडला पत्तल किस राज्य से में अवस्थित है? कांडला उड़ीसा में।
सॉरी, कांडला पत्तन किस राज्य में है? तो कांडला गुजरात में है, उड़ीसा में नहीं होगा। कांडला पत्तन गुजरात। भारत में रेडियो का नाम आकाशवाणी पर, ऑल इंडिया रेडियो था, उसका नाम आकाशवाणी पड़ा है 1957 में। कांवर झील स्थित है, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो दरभंगा में। संजय गांधी जैविक विज्ञान किस नगर में स्थित है? तो पटना में। जैविक उद्यान होना चाहिए, यहाँ विज्ञान छाप दिया है। बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही तेजी के साथ? बंगाल में आप बचा है कुछ, क्योंकि जूट की मांग जो है घट गई मार्केट में, तो लोगों ने उसको उपजाना बंद कर दिया। बहुत मेहनत भी है जूट के उत्पादन में। कोसी नदी घाटी योजना का आरंभ कब हुआ था? 1950, 1948, 1952, 1955। कोसी नदी घाटी योजना का आरंभ 1955 में हुआ था। गुजरात परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? गुजरात परियोजना, अब ये गलत छपा हुआ है, पागल हो जाएगा क्वेश्चन देख के। गुजरात नहीं है, वाल्मीकि नगर, छपरा, बेतिया, मोतिहारी। इस परियोजना का नाम था वाल्मीकि नगर, इसका उत्तर होगा। गंडक परियोजना, सॉरी याद आ गया, गंडक। इस परियोजना का नाम था गंडक। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? बेतिया, मोतिहारी, छपरा, वाल्मीकि नगर। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो रोहतास नहीं है। बाकी तीनों जिले में, पश्चिम चंपारण में बहुत होती है गन्ने की खेती, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में भी होती है। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई? राज्य की मतलब बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत कृषि कार्य में लगी हुई? अभी भी तो 80%। भारत का मत समझ लेना, भारत का बहुत कम है। बिहार की बात होगी तो बिहार की 80% आबादी खेती का काम करती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? नहर द्वारा कौन सा जिला होगा? रोहतास। बरनार जलाशय परियोजना किस जिला में है? बरनार, याद रखना है, ब से बरनार और ब से बांका जिला। बिहार में कुल कितने अधुषित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 63 से 74 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है वन का बिहार में, 6374। बरनार जलाशय, सॉरी इसमें गलती हो गया था, बांका नहीं होगा, जमुई होगा। जमुई जिले में बरनार है, बरनार जलाशय जमुई जिला में। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बता चुके हैं, 6374। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? हनुमानगढ़ में। बिहार में कुल जिलों की संख्या वर्तमान में कितना है? 38। बिहार में सबसे न्यून वर्षा मतलब सबसे कम, न्यून मतलब कम होता है, वाला जिला कौन है? तो बक्सर है। पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? बल्ला, नमी भूमि, जल्ला, अड़ेहर। पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र जल्ला। बिहार में बृहद पैमाने पर कौन सा वन है? बड़े पैमाने पर पतझड़ है। बिहार में प्रत्येक वर्ष औसत वर्षा, ये भी क्वेश्चन डायनेमिक है, बदलता रहता है, तो ये उत्तर होगा 120। अगर पूछे तो 121 हो, 122 हो तो वो भी सही होगा। ये डायनेमिक है, हर साल अलग अलग इसका आंकड़ा आता है। बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर में है कांच उद्योग।
सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, इससे पहले बता चुके हैं, एशिया का सबसे बड़ा सबसे पुराना वर्कशॉप है ये। खादर कारखाना कहाँ है? खादर नहीं, सॉरी, खाद कारखाना बरौनी में है। सिंदरी में था तो सिंदरी झारखंड में चला गया। किस नगर में कालीन तैयार की जाती है? कालीन दाऊद नगर में। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन में है नहीं, समस्तीपुर होगा, वैसे दरभंगा होना चाहिए। बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन का नाम था ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश यहाँ पर है पहला ऑप्शन में, ये होगा, ये तो राजेंद्र प्रसाद था। ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 2। NH2 को बोलते हैं GT रोड, जो कहाँ से? बंगाल से ढाका, बांग्लादेश से स्टार्ट होती है और पाकिस्तान पेशावर तक जाती है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ, रेल परिवहन की शुरुआत भारत में 1853 हुई थी और बिहार में 1860। फिर क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई बिल्कुल याद रखना है, कितना है? 5283, 7283 या 6283, तो कितना होगा? तो 6283। ये बिहार की सीमा में कुल रेल मार्ग की लंबाई है 6283। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग, रज्जू मतलब होता है रस्सी, पहाड़ी इलाका में होता है। पहाड़ के एक पहाड़ होता है, बीच में खाली ज़मीन होती है, समतल ज़मीन, फिर दूसरा पहाड़ होता है, तो पहाड़ से ही खंबा बना के पहाड़ पे और लोहे का वायर जोड़ दिया जाता है, इसमें गाड़ी लटकती रहती है ऐसे। इसमें 4 से 5 आदमी खड़े होते हैं, बैठने का जगह नहीं, और ये अपना सरकते सरकते आता है यहाँ, फिर यहाँ आदमी चढ़ते हैं, फिर यहाँ चले जाते हैं। तो ये रज्जू मार्ग है, राजगीर में, जापान ने बनाया है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? बांका में। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान मतलब जहाँ जलयान बनता है, पानी में चलने वाला जहाज, यदि महेंद्रू घाट में है। बंदूक बनाने का कारखाना मुंगेर, अंग्रेज के समय से ही है, मीर कासिम ने बनवाया था। मोकामा के पास राजेंद्र सेतु का निर्माण बिहार के दक्षिणी बिहार से जोड़ती है, स्थापित किया गया था कब? 1958 में, 1959 में, 1962 में, 1964 में। मोकामा के पास राजेंद्र सेतु रेलवे पुल का निर्माण किया गया था, तो उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ता है, 1959 में बना था। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? हिमालय का पदीय भाग नहीं, दक्षिण बिहार का मैदानी क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना बिल्कुल कम है। दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र यहाँ हो सकता है। गंगा के द्रोणी, इसका करेक्ट उत्तर होगा गंगा के द्रोणी में, गंगा के आसपास के एरिया में तेल मिलने की संभावना है, ऐसा जांच टीम ने कहा है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट उद्योग में। पायराइट खनिज है किसका? नहीं, किस प्रकार का? तो अधात्विक है। बिहार के सोना अयस्क के प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। 1 टन अयस्क मिट्टी के जैसा होता है, उससे कितना? 1 टन मतलब 10 कुंटल में कितना सोना निकलेगा? 0.1 से 0.6 ग्राम, 1 केजी भी नहीं हुआ 1 टन में, इसलिए दुर्लभ धातु है, इसलिए महंगा होता है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कहलगांव तो भागलपुर में है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? मुजफ्फरपुर में है। कहलगांव भागलपुर, कांटी मुजफ्फरपुर।
बिहार में BHPC द्वारा वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन भी विवादित है। 6 इसका उत्तर होगा, वो है नहीं। 6 बिल्कुल निर्मित हैं और 4 जो है निर्माणाधीन है। दोनों को मिला के 10 हुआ। इसका उत्तर 10 होगा, लेकिन आपको गाइड में 10 नहीं मिलेगा, उत्तर अलग होगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 10। BHPC ने बिहार में वृहद परियोजना बनाई है। 6 बिल्कुल तैयार है, काम कर रही है, 4 बन रहा है, कुल मिला के 10। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तेल को सफाई करने का काम होता है बरौनी में। NTPC का नया उपक्रम कहाँ अवस्थित है? NTPC ने अपना नया उपक्रम कहाँ लगाया है? बाढ़ में, बरौनी में, बेगूसराय में, पटना में। ये बाढ़ में लगाया है। – 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 8 करोड़ से अधिक, लगभग 9 करोड़ थी 2001 में। 2011 में होगा तो 10 करोड़ के आसपास है। तो देखना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। 2001 पूछ रहा है, 2011 है। 2001 पूछे तो लगभग 9 करोड़ है, 8 से ज़्यादा हो गया। 2011 पूछेगा तो 9 से ज़्यादा, 10 के आसपास है। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 91 से 2001, तो 2001 में जनगणना हुई थी, उसमें वृद्धि दर बिहार की कितनी थी? 28.63 और भारत की 21 थी। मतलब भारत से भी राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा थी बिहार की। बिहार में ग्रामीण आबादी है तो 89.5, ये 2001 की जनगणना का आंकड़ा है। बिहार में शहरी आबादी नगरीय जनसंख्या पूछे तो 10.5 हो जाएगा। 100 में से 89.5 घटाएंगे तो 10.5 होगा। ये 2001 की जनगणना के अनुसार है। – 2011 के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी 2011 11.3, 10.5, 12.0, 10 क्या होगा? 2011 के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी तो इसका उत्तर होगा बी। 2011 के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी, लेकिन ये क्वेश्चन गलत छाप दिया। यहाँ पर 2011 नहीं होना चाहिए, 2001 होना चाहिए। 2011 में बढ़ा है नगरीय जनसंख्या। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर तो 880 दिया है, लेकिन है 881। एक्चुअल में इसका आंकड़ा है 881 का, तो 881 नहीं है तो 981 बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक बिल्कुल 880 के करीब है, 881, तो 880 सही होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। सबसे अधिक आबादी वाला जिला बिहार में पटना है। सबसे अधिक आबादी वाला नगर भी है पटना। 10 लाख से अधिक आबादी वाला एकमात्र नगर है बिहार का पटना। सासाराम नगर का विकास हुआ था किस युग में? तो प्राचीन युग में नहीं हुआ था। प्राचीन युग में हुआ था मगध, राजगिरी, वैशाली। मध्य युग में हुआ था। मध्ययुगीन शासक शेरशाह ने इसको बनवाया था। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, मतलब बिहार के बंटवारा से पहले नियोजित नगर था टाटा नगर। इसको योजना के अनुसार बसाया जाता है कि किस जगह पर इंडस्ट्री लगेगा, किस जगह पर आबादी होगी, किस जगह पार्क बनाना है, किस जगह बड़े बड़े होटल बनाने हैं, तो इसको बोलते हैं नियोजित नगर। ऐसे ही आबादी बढ़ती गई, लोग घर बनाते गए, कहाँ नदी होगा, कहाँ नाला होगा, कहाँ कचरा फेंका जाएगा, कहाँ पार्क होंगे, ये सब कोई बिना सोचे समझे वो नगर आबाद होगा तो उसको बोलेंगे अनियोजित नगर। तो बिहार में कोई भी नियोजित नगर अभी वर्तमान में नहीं है। टाटा नगर था, वो चला गया झारखंड में। पटना को भी नियोजित नहीं कहेंगे। यहाँ भी आबादी अपने आप बढ़ रही है, अपने आप घर बना रही है। अंशतः नियोजित है, कुछ सरकार अंकुश लगाई है।
2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी 2001, अब यहाँ पर होगा 10.5, वहाँ 2011, दोनों का उत्तर एक थोड़ी होगा, 10 साल में तो बढ़ता है आबादी। बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला नगर पटना। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर जहाँ इंडस्ट्री बहुत हो, पटना है, बरौनी है, जमुई है, लखीसराय है। तो औद्योगिक नगर जो है ना, बरौनी है। पटना व्यापारिक भी है, औद्योगिक भी है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011, 2001 का तो होगा 881, 2011 के अनुसार 1102 यहाँ दिया है, लेकिन 1136 आंकड़ा कह रहा है। 1102 2011 के अनुसार, 2001 के अनुसार 881 याद रखना, जो ऊपर हम बता चुके हैं। हिजड़ों के लिए थर्ड जेंडर के रूप में संवैधानिक प्रावधान किस वर्ष मिला? 2014 में। बहुत सी किताबों में आपको 15 मिलेगा, गलत है। 2014 में संवैधानिक प्रावधान का दर्जा मिला है, इसको कानूनी रूप दिया गया है 2019 में, राष्ट्रपति का साइन हुआ है, लेकिन संविधान ने घोषित कर दिया था इसको संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत। तो 2014 ऑप्शन में होगा, 15 कभी नहीं सही हो सकता है। और कब लागू हुआ है? तो 19 में लागू हुआ है, याद रखना, कहीं पूछ दे। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? लेहमान ने किया था। हेस्यूर विधि लेहमान, याद रखना। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती? किस दिशा से प्रकाश पड़ता है पर्वतीय छायाकरण विधि में? जब मैप बनाई जाती है, मानचित्र, तो उत्तर पश्चिम, याद रखना, उत्तर पश्चिम। पर्वतीय छायाकरण विधि में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है उत्तर पश्चिम दिशा से। छोटी महीन खंडित रेखाओं की ढाल खींचकर उच्चावच प्रदर्शन करना, मतलब पृथ्वी पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ पठार हैं उसको प्रदर्शित किया जाएगा मैप पर। तो ये कौन सी विधि में होती है? तल चिन्ह में नहीं होती है, अस्तर रंजन में भी नहीं होती है, हेस्यूर या पर्वतीय छायाकरण, तो हेस्यूर में होता है। छोटी महीन खंडित रेखाओं। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से, तल चिन्ह भी एक मैप बनाने का तरीका है। तो किसी स्थान विशेष की ऊंचाई मापी जाती है, उसका नाम होता है स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई नहीं होगा। स्थानिक ऊंचाई याद रखना नाम तल चिन्ह विधि में। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? नीला रंग हमेशा पानी को दिखाया जाएगा, जल। पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है समतल रेखा द्वारा, रिक्त छोड़कर, गहरी आभा से, हल्की आभा से। तो ढाल को जो दिखाया जाएगा वो गहरी आभा से। जितना तीव्र ढाल होगा उतना गहरा आभा होगा, हल्का ढाल होगा हल्का आभा होगा। ढाल होगा तो आभा होगा ही, तीव्र ढाल गहरी आभा, याद रखना। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, पढ़ के भी आप भूल सकते हो। जितना तीव्र ढाल होगा उतना गहरा आभा होगा। यहाँ पर तीव्र ढाल सिर्फ लिख दिया है, तो गहरी आभा याद रखिए, हल्की लिखिएगा गलत हो जाएगा। हेस्यूर विधि में ढालू हिस्सा किस रंग से दिखाता है? तो हल्का भूरा। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ भूरा है नहीं। तो हेस्यूर विधि में जो ये हरा दिखाते हैं मैदान को, नीला दिखाते हैं पानी को, और सफ़ेद दिखाते हैं बर्फीला क्षेत्र को। काला है नहीं, ये पीला होगा नहीं। हेस्यूर विधि में ढालू वाला हिस्सा, ढालू हिस्सा किस रंग का होता है? ढाल वाला हिस्सा तो पीला होगा, उसमें हल्का भूरा होगा तो पीला ही उसके नज़दीक है। हेस्यूर विधि में विकसित करने वाले लेहमान किस देश के निवासी थे? तो ऑस्ट्रेलिया के। अस्तर रंजन विधि में ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाया जाता? ऊंची जमीन को भूरा से। हेस्यूर विधि में ढालू हिस्सा किस रंग का दिखाई देता? ढालू वाला हिस्सा तो पीला। अस्तर रंजन विधि में ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाते हैं? समतल जमीन को तो हरा से दिखाएंगे, अब पानी को नीला से, बर्फीला एरिया को सफ़ेद से, अब बच गया ऊंचा पहाड़, पहाड़ को भूरा से।
समोच्च रेखा विधि का प्रतिपादन सबसे पहले एक डच अभियंता क्रूकुइस ने किस वर्ष किया था? इसमें क्वेश्चन में भी पढ़ के याद रखना है। डच अभियंता, डच एक अंग्रेजों की जाति है। हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। हॉलैंड एक देश है। उसका अभियंता मतलब इंजीनियर था वो। उसका नाम था क्रूकुइस। क्रूकुइस। इसने समोच्च रेखा विधि का प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1740 में। अब 1740 दे देगा क्वेश्चन में, किसने किया पूछ देगा। तो इस तरह से पूरी बात को ध्यान से सुने। ध्यान सुनेंगे तभी आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा, नहीं तो आप रिमोट की तरह चैनल बदलते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक चैनल पर टिक के आपको ध्यान से सुनना है। देखिए आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क लाएंगे। एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक खींची गई समोच्च रेखा प्रदर्शित करती है, जितना नज़दीक होगा उतना ढाल तीव्र होगा, जितना दूर होगा उतना कम ढाल होगा। इसका याद रखना। जितना नज़दीक होगा तीव्र ढाल, समोच्च रेखा नज़दीक तीव्र ढाल, समोच्च रेखा नज़दीक तीव्र ढाल, इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन था हेस्यूर विधि में ढालू हिस्सा, ढाल वाला हिस्सा किस रंग का दिखाता है? तो ये उत्तर काला होना चाहिए, पीला नहीं, काला। हरा तो होगा मैदानी क्षेत्र के लिए, नीला जल के लिए। ढाल वाला हिस्सा को काला से दिखाया जाएगा, पीला नहीं होगा। और हेस्यूर विधि का विकास करने वाले लेहमान, ये ऑस्ट्रिया के थे। एक और क्वेश्चन था यहाँ पे हेस्यूर विधि से दो संबंधित, दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। हाँ ये देखिए, हेस्यूर विधि में ढालू वाला हिस्सा, तो ये काला होना चाहिए। हेस्यूर विधि का विकास, विकास नहीं, वॉ से नहीं, वॉ से होता है, करने वाले लेहमान, समोच्च रेखा का प्रतिपादन करने वाले सबसे पहले, ये तो हो गया। पर एक क्वेश्चन और था, दो क्वेश्चन एक ही जगह था। स्थानिक स्तरंजन विधि में पर्वतीय मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को, जल को, पर्वतीय छायाकरण विधि के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है? तो ढाल को गहरी आभा से। हेस्यूर विधि में ढालू किस हिस्सा का रंग का होता है? काला। हेस्यूर विधि में विकास करने वाले लेहमान, स्तरंजन विधि, समोच्च रेखा, काला होना चाहिए वहाँ पर उत्तर। एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक खींची गई समोच्च रेखा क्या प्रदर्शित? अरे समोच्च रेखा निकट निकट है, तो हमने बताया अभी तीव्र ढाल।